प्यारे बच्चों, अधिगम आकलन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आकलन के उपकरण नामक प्रकरण का, जिसमें हम आकलन के उपकरण के बारे में जान चुके हैं, आकलन के उपकरण के नाम से परिचित हो चुके हैं तथा आकलन के उपकरण के रूप में अवलोकन विधि का भी अध्ययन हम कर चुके हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने साक्षात्कार विधि के बारे में विस्तृत रूप से जाना और यह जाना कि निर्देशित, अनिर्देशित और समाहार 3 प्रकार के इंटरव्यू यानी कि आमने सामने की प्रक्रिया के तहत वार्तालाप प्रश्न के रूप में होती है। आकलन के उपकरण के रूप में हमने प्रश्नावली को जाना कि प्रश्नावली के माध्यम से किस प्रकार बंद प्रकार के प्रश्न, मुक्त प्रकार के प्रश्न, चित्रित प्रश्न और मिश्रित प्रश्न प्रश्नावली के रूप में आकलन के काम में आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आकलन के उपकरण के रूप में समाज मिति विधि भी प्रयोग में लाई जाती है। समाज मिति विधि के प्रवर्तक J.L. मोरेनो महोदय हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व में समायोजित सामाजिकता के गुण के बारे में पता किया जाता है और सामाजिकता की जानकारी समाज के व्यक्तियों से, यानी जो आपके आस पड़ोस, परिवार, मित्र, आपके सहपाठी, आपके रिश्तेदार, जो भी आपको पहचानता है, चाहे वह परिचित है या अपरिचित है, वह व्यक्ति आपके बारे में क्या धारणा रखता है, आप समाज में किस रूप में जाने जाते हैं, आपके विचार, आपका व्यवहार किस रूप में समाज में प्रचलित है, इसकी पहचान करने के लिए सोशियोमेट्री मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। समाज का वो प्रत्येक पक्ष आपको विद्यालय में देखने के लिए मिलता है जो विस्तृत रूप से आप समाज में देखते हैं, चाहे वह समाज की सामूहिकता हो, समाज के रीति रिवाज हो, समाज का परिवेश हो, समाज का खान पान हो, समाज की संस्कृति हो, भाषा हो, ये सारे विभिन्नता का स्वरूप आपको विद्यालय वातावरण में देखने के लिए मिलता है। कक्षा कक्ष में बहुभाषाई, बहुक्षेत्रीय, बहुसांस्कृतिक संस्कृति से युक्त स्वरूप आपको देखने के लिए मिलता है। आप एक ही कक्षा में बैठे हुए न जाने कितने विचारों से परिचित हो जाते हैं, कितनी संस्कृतियों से आप रूबरू होते हैं, कितनी भाषा और बोलियों को आप समझने लगते हैं। कैसे करके? क्योंकि आप अपने सहपाठियों से जितना घुलते मिलते हैं, अपने सहपाठियों से अपने विचारों की जितनी अभिव्यक्ति करते हैं, सहपाठी की क्रियाओं में जितना आप सहयोग करते हैं, पठन पाठन में जो सहभागिता आपकी रहती है, वह आपकी सामाजिकता को दर्शाने का कार्य करती है। अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिकता का गुण होना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सहयोग से ही कार्य की सिद्धि होती है। अधिगम की प्रक्रिया भी सहयोग से ही आगे बढ़ती है। आप जानते हैं कक्षा कक्ष में 3 स्तर के बालक होते हैं और तीनों ही स्तर के बालक के साथ में आपका संपर्क किस तरीके का है, आप किस तरीके से उनके साथ में रहते हैं, क्या तीनों के साथ आप सामंजस्य बिठा पाते हैं? अगर आप अत्यधिक बुद्धिलब्धि वाले हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपका मित्र भी वही बने जो अत्यधिक बुद्धिलब्धि वाला हो? किस चीज़ को आप विद्यार्थियों को मित्र बनाने के लिए ढूंढते हैं? कई विद्यार्थियों में यह गुण देखने के लिए मिलता है कि वह दूसरे के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं या अपनी क्रिया में किसी और की सहभागिता पसंद नहीं करते हैं या
वह ये नहीं चाहते हैं कि वह किसी विद्यार्थी के साथ सहयोग करके क्रिया को करे। तो क्या ऐसी प्रवृत्ति अच्छी मानी जाएगी? व्यक्तित्व कहता है कि मनुष्य को समायोजन का गुण सीखना चाहिए। बुद्धि भी यही निर्देश देती है और शिक्षा का कार्य भी है, जैसा वातावरण है उस वातावरण के साथ हम समायोजित होना सीखें। यदि हम समूह में हैं तो हमें समूह की गतिविधियों का अवलोकन करना होगा, समूह के साथ मिलके चलना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में कक्ष में आप देखते हैं कि अध्यापक जब किसी दायित्व को विद्यार्थी को देना चाहता है तो विद्यार्थी को स्वयं वह निर्देशित नहीं करेगा, अपितु कक्ष में वह यह पूछेगा कि कौन इस दायित्व को ग्रहण करना चाहता है। जिस विद्यार्थी की रुचि दायित्व को ग्रहण करने की होगी वो हाथ उठाएगा, किसी दूसरे विद्यार्थी की होगी वो भी हाथ उठाएगा। मान लीजिए ऐसे ही 10 बच्चों ने हाथ उठा दिया है, तो अब फिर से चयन की बारी आएगी। अब आप कक्ष में बोलेंगे कि कौन विद्यार्थी चाहते हैं कि आपका ये सहपाठी इस दायित्व को ग्रहण करे, कौन विद्यार्थी चाहते हैं कि ये, तो आप देखेंगे कि काउंटिंग में हाथ उठने प्रारंभ हो जाएंगे और जिसकी सबसे अधिक काउंटिंग होगी उस विद्यार्थी को वो दायित्व दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या बता रही है? अधिक विद्यार्थियों का अपने सहपाठी के लिए हाथ उठाना बताता है कि सहपाठी कक्ष में अपने अधिकांश बच्चों के साथ में मिलजुल कर रहता है। वो सभी के विचारों, भावों, उनके मूल्यों का सम्मान करता है। सहयोग से क्रिया करना उसको अच्छा लगता है और अधिगम की प्रक्रिया के लिए इस प्रवृत्ति का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस विधि के द्वारा आप यह भी पता कर सकते हैं कि किन विद्यार्थियों को नापसंद किया जा रहा है और नापसंद किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है। आप उन पॉइंट्स को भी कलेक्ट करते हैं और जब आपके पास जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, जो फीडबैक के रूप में सहपाठियों के द्वारा दिया जा रहा है, तो उस फीडबैक के माध्यम से अब आपके सामने नया टास्क आ गया है कि आप विद्यार्थी के व्यवहार समायोजन को निर्मित करने के लिए ऐसे वातावरण को निर्मित करेंगे जिससे कि वो सारे जो अवगुण अभी गिनाए जा रहे हैं वो सद्गुणों में परिवर्तित हो जाए। अर्थात विद्यार्थी अपने सहपाठियों से कटा ना रहे, उसमें सहयोग की भावना का विकास हो, वह सबके साथ मिलके क्रिया को करना पसंद करे, वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति समूह में करना पसंद करे। इस तरीके की प्रवृत्ति को उसमें विकसित किया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं को-करिकुलर एक्टिविटी भी कंडक्ट की जाती है ताकि हम आपस में मिलजुल के रह सकें, सहयोग के भाव से क्रिया करना सीख सकें और सहयोग के भाव से क्रिया करके अपने में कुछ एबिलिटी, कुछ नवीन क्षमताओं को भी हम धारित कर सकें या मैं कहूँ नवीन आदत का हम स्वयं में निर्माण कर सकें। तो ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस विधि का बहुताय कक्ष में प्रयोग में लेके आया जाता है, विभिन्न क्रियाओं में इसको प्रयोग में लेके आया जाता है और इसके माध्यम से आप यह भी जान पाते हैं कि अध्यापक तो विद्यार्थियों का आकलन करता ही रहता है, लेकिन सहपाठी कैसे अपने सहपाठी का आकलन करते हैं और कैसे उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुणों के अवगुणों के बारे में वो सूचनाओं को ग्रहण करके रखते हैं और साथ ही साथ उसका क्या समाधान हो सकता है, इसको भी वो सुझाव के रूप में प्रदान करते हैं। इसके बाद हमारे पास नई विधि आती है व्यक्ति इतिहास विधि,
जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें व्यक्ति के इतिहास का अर्थ है जो उसके जीवन में घटित हो चुकी घटना है, उस घटित हो चुकी घटना के बारे में आंकड़ों को संकलित करना या तथ्यों को अपने पास लेखे जोखे के रूप में संभाल के रखना। इसे जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है। इस विधि के माध्यम से आप अपनी कक्षा में उत्पन्न जो समस्यात्मक वातावरण है, चूँकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कक्ष में 3 तरीके के विद्यार्थी हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले, मध्यम बुद्धि लब्धि वाले और सामान्य स्तर वाले। अति उच्च बुद्धि वाला बालक भी 2 तरीके का हो सकता है, एक तो जो कि पॉजिटिव माइंड वाला हो और दूसरा नेगेटिव माइंड वाला हो। पॉजिटिव माइंड वाला सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए हर क्रिया में कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव प्रकार वो लेकर आएगा, किंतु जो नेगेटिव माइंड वाला होगा वो क्रिएटर तो होगा लेकिन उसका माइंड डिस्ट्रॉयबल वर्क में ज़्यादा लगेगा, विध्वंसकारी प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है। विध्वंसकारी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं समाज के लिए भी खतरा बन सकती है, अधिगम की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है, विद्यालय के वातावरण को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं जो मध्यम लब्धि वाले हैं वो सामान्य प्रवृत्ति से कक्षा में हर गतिविधि में हर क्रिया में संलग्न हो रहे हैं, किंतु जो निम्न लब्धि वाले हैं या निम्न स्तर के विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा अधिगम के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी ना तो किसी क्रिया में अपना प्रतिभाग करने में रुचि दिखा रहा है, कोई क्रिया दी जा रही है तो उसको भी पूर्ण करके लेके नहीं आ पा रहा है, और ना ही वह अपनी शैक्षिक लब्धि में कुशलतम रुचि दिखा पा रहा है, किसी गतिविधि में प्रतिभाग ही नहीं कर रहा है। और अगर वह रुचि नहीं दिखा रहा है, प्रतिभागिता नहीं सुनिश्चित कर रहा है, क्रिया दिए जाने पर उसे संपादित नहीं कर रहा है, तो ये कक्ष में और उस विद्यार्थी के जीवन में समस्या उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगी। उसकी शैक्षिक विकास रुक जाएगा, उसकी जो शैक्षिक लब्धि है वह रुक जाएगी, उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा, कक्ष प्रभावित हो जाएगी, कक्षा का शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। तो दोनों ही स्थितियां क्या बन जाएंगी, खतरनाक बन जाएंगी। अति उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक, क्योंकि उसमें इतनी सारी क्यूरियोसिटी है कि उसकी क्यूरियोसिटी पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो भी समस्या है। और अति निम्न लब्धि वाला बालक जो कि सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, ऐसी स्थिति में दोनों का ही अधिगम प्रभावित होगा, तो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रभावित हो जाएगी। तो अध्यापक का कार्य केवल किसी एक पक्ष के बालक पे ध्यान देना नहीं, अभी तो अपने तीनों ही स्तर के बालकों के शिक्षण को कुशल से कुशल बनाकर उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करना और उनके जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, जो रुचि है, जो जिज्ञासाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनको परिमार्जित करके वृद्धिमान बनाने का कार्य करना, जिससे कि वो अपनी शैक्षिक लब्धि और शैक्षिक विकास को उन्नतशील बना सकें। तो ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास विधि असामान्य और समस्यात्मक बालकों के लिए निदानात्मक रूप से कार्य करती है और निदान के साथ साथ यह पूर्ण रूप से उपचार भी प्रदान करती है। इसमें व्यक्ति से जुड़े हुए दस्तावेजों को कलेक्ट किया जाता है। कोई समस्या यदि उत्पन्न हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण तो है, और उस कारण को ढूंढकर उस कारण का निदान करना और निदान करने के साथ साथ उसका परमानेंट उपचार करना ही इस विधि का कार्य है। मान लीजिए कक्षा का कोई विद्यार्थी बहुत ही उत्कृष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु धीरे धीरे उसकी क्रिया में प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है। वो जितने अच्छा एक्टिव रहता था, धीरे धीरे वह कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ने लगा है। तो ऐसी स्थिति में यह एक बहुत ही चिंतनीय विषय हो जाएगा
क्योंकि अध्यापक कदापि नहीं चाहता है कि उसका कोई भी विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में पिछड़ता रहे। वह सदैव यही चाहता है कि विद्यार्थी अपने अधिगम में उन्नतशील बने और वह नित नवीन ज्ञान को ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में परिमार्जन करते हुए अपने ज्ञान का वर्धन करे। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक कारण जानने का प्रयत्न करेगा। कारण जानने के लिए वह विद्यार्थी से संबंधित जो लोग हैं उनसे परिचय लेगा विद्यार्थी का। आपने देखा होगा, हमने उदाहरण में भी प्रयोग किया कि सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यापक आज भी घर में जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि विद्यार्थी की उन्नति से अभिभावक को उनका परिचय देना और अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के मूल कारण तक पहुंचना, जिससे कि विद्यार्थी का अधिगम का जो प्रगति है, अधिगम का जो तरीका है वो उत्तरोत्तर वृद्धिमान होता है। तो ये कारण जानने के लिए ही किया जा रहा है, कारण बताने के लिए ही किया जा रहा है। अच्छा कर रहा है तो भी अभिभावकों को उसकी जानकारी दी जा रही है, कुछ खराब हो रहा है तो भी उसकी जानकारी अभिभावक को दी जा रही है। और इससे विद्यार्थी भी सचेत है कि मेरा अध्यापक मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स से भी संपर्क में, मेरे मित्रों से संपर्क में, मेरे रिश्तेदारों से संपर्क में हैं, इसीलिए मुझे अपने अधिगम से अच्छे तरीके से जुड़े रहना है। तो वो सतर्क होकर अपने अधिगम के प्रति सचेत हो जाता है। किंतु अगर बच्चा किसी समस्या से गुजर रहा है, वो समस्या पारिवारिक है, वो समस्या सामाजिक है, वो किस तरीके की समस्या है, इस कारण को जानने का प्रयत्न सदैव करना चाहिए। क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध केवल पठन पाठन तक ही सीमित नहीं है, अपितु अध्यापक एक पथ प्रदर्शक भी है, एक मार्गदर्शक भी है, एक मैं कहूँ रास्ता दिखाने वाला, एक ऐसा सहयोगी भी है जो विद्यार्थी को सदैव लक्ष्य की ओर लेके जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। और लक्ष्य में यदि कोई कारण, कोई समस्या बाधा बन रहा है तो उस कारण को जानकर उस समस्या का निदान करना भी अति आवश्यक है। तो ऐसे कारणों को जानकर धीरे धीरे उस कारण का निदान किया जाता है। कई बार आपको कक्ष में भी विद्यार्थी को देखकर ऐसा लगता होगा कि हमारा अच्छा विद्यार्थी क्यों आज ऐसे मुरझाया सा दिखाई दे रहा है। आपने सामूहिक कक्षा में पूछा, कोई बात हुई है, लेकिन विद्यार्थी सामूहिक कक्षा में कुछ बताना नहीं चाहता है, आप परिस्थिति को भांप गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि विद्यार्थी को आप कहें कि आप मुझे कक्ष में आकर मिलें, जो आपका स्टाफ रूम है वहाँ आके वो व्यक्तिगत रूप से आपसे मिले और व्यक्तिगत रूप से मित्रवत व्यवहार बनाते हुए विद्यार्थी को क्या समस्या हो रही है उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए और उसको उस समस्या से निकालने का मार्ग भी आवश्यक रूप से परामर्श के रूप में बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या के कारण विद्यार्थी का अधिगम प्रभावित हो रहा है और अगर अधिगम प्रभावित हो रहा है इसका अर्थ है ज्ञान की जो धारा निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए वो अवरुद्ध हो रही है और कहीं ना कहीं जो अपव्यय और अवरोधन का कॉन्सेप्ट आता है, कहीं विद्यार्थी उस स्थिति तक ना पहुंच जाए जहां या तो वह अपव्यय कर जाएगा, पूरा वर्ष उसका खराब हो सकता है, या अवरुद्ध बीच में ही वो पढ़ाई को क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति तक विद्यार्थी ना पहुँचे, इसीलिए आवश्यक है उसकी समस्या को जानकर, समस्या के कारण को जानकर उसके निदान के उपायों को अपनाना चाहिए और उपचार करते हुए सदैव के लिए उसके जीवन की उन घटनाओं की समस्याओं को से उसको निजात दिलाना चाहिए।
इसके बाद बारी आती है अंतर्दर्शन विधि की। यह भी आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। विलियम वुंट महोदय और इनके शिष्य टिचनर महोदय इस विधि के जनक या प्रतिपादक रहे हैं। विलियम वुंट और टिचनर बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। विलियम वुंट का नाम आपने सुना ही है। इन्होंने साइकोलॉजी की लैब क्रिएट की थी और जिसमें कि आज भी मनोविज्ञान के कई परीक्षण हम देख रहे हैं कि क्रिएट किए जा रहे हैं और प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार के जो शील गुण हैं उनकी जांच परख की जाती है और व्यवहार का अध्ययन उत्तरोत्तर किया जाता है। तो विलियम वुंट महोदय ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग को लेके आए और प्रयोगशाला के रूप में मनोविज्ञान विषय के माध्यम से मानव व्यवहार के मूल्यांकन के लिए एक प्रविधि का निर्माण किया। तो व्यवहार का संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व से है और व्यक्तित्व का जो आकलन है वह अंतर दर्शन के बिना नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि आप जब आत्मदर्शन करते हैं यानी स्वयं का आत्मा का अवलोकन करते हैं तो आप जानते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में कितना समझ पा रहे हैं या आपको कितना समझ में नहीं आ रहा है। व्यक्ति अपने आत्मा के मंथन को अपनी उत्तर पुस्तिका में उकेरता है। वह अपने आत्मा के मंथन को अपनी दैनिक डायरी में उकेरता है। वह कुछ हो सकता है कविता लिख रहा है, कुछ कहानियाँ लिख रहा है, कोई गीत लिख रहा है। ये सारे विचारों के जो भाव हैं जिन्हें वो प्रकट कर रहा है, उन विचार और भावों के माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि विद्यार्थी के अंतःकरण में क्या चीज़ चल रही है, उसके मन मस्तिष्क में विचार कैसे हैं, संवेग कैसे हैं, भाव कैसे हैं, कैसी रुचि उसके अंदर है, उसकी कौन सी अभिक्षमताएं हैं, कौन सी जिज्ञासाएं, क्या आकांक्षाएं उसकी हैं, किन अभिवृत्तियों को वो धारण कर रहा है, इसके बारे में अच्छे से पता किया जा सकता है। आत्मदर्शन विधि के माध्यम से अध्यापक शिक्षण के अधिगम को कुशल बना सकता है। जैसे आप देखते हैं कि निबंध लिखने के लिए बचपन में अपठित गद्यांश के अंदर दिया जाता था कि आप ये बताएंगे कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। आपको बताना होता है कि किस तरीके से विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है। किस प्रकार से अगर आप पानी में चल सकते तो आप क्या करते, आप हवा में उड़ सकते तो क्या करते। एक ऐसा विचार आपको दे दिया है। अब इसका आप लेखा जोखा जो तैयार करेंगे तो वो लेखा जोखा साइकोलॉजिकल वे में आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में और आपके कल्पना में क्या चल रहा है इस चीज़ को बताने का कार्य करता है। जैसे आप लोगों की आत्मकथाओं को पढ़ते हैं तो आत्मकथाएं क्या हैं? आत्मकथा किसी व्यक्ति की आत्मा की कथा है, उसकी अभिव्यक्ति है। वो कैसा है, वो कैसा सोचता था, वो जीवन में कैसी क्रियाओं को करता था, इसके बारे में बताता है। आप कैसे कह देते हैं कि महात्मा गांधी जी के जीवन का दर्शन था सत्य, अहिंसा और प्रेम। आप कैसे कहते हैं कि रूसो प्रकृति की और लौटो इसकी बात करते थे। आप कैसे कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति को स्वीकार करते थे। आप कैसे कहते हैं कि अरविंदो घोष स्वयं शिक्षा, एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें उनके जीवन की जो गाथाएं हैं, उनके जीवन में घटित हुई जो घटनाएं हैं, उनके जो दस्तावेज हैं, उनका अध्ययन करने के बाद आप व्यक्ति के बारे में जान पा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही व्यक्ति
अपने बारे में अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपसे कहा जाए कि आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या आता है, आप क्या जानते हैं, आपका उद्देश्य क्या है जीवन का। तो जब आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को बताने का प्रयत्न कर रहा है। तो आत्मदर्शन के माध्यम से आप कहीं ना कहीं विद्यार्थी के आकलन को करते हुए जब विद्यार्थी को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं या टिप्पणियाँ प्रोवाइड करते हैं उसकी क्रिया के पश्चात, तो विद्यार्थी को अवश्य कहते हैं कि आत्ममंथन कीजिए, देखिए कहाँ पे त्रुटि रह गई, क्या करना चाहिए और कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो जब आप ऐसे प्रश्न विद्यार्थी को सोचने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए दे रहे हैं, तो आवश्यक रूप से विद्यार्थी वहाँ पे अपना आत्ममंथन अवश्य करता है। और आत्ममंथन की प्रक्रिया, क्योंकि कहा भी गया है कि जब तक व्यक्ति का आत्मसंप्रत्य विकसित नहीं होता है, व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य ही है आत्मसंप्रत्य को विकसित करना, यानी कि आत्मा के दर्शन कर सकें, जहाँ पे जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। द मोरल थिंकिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यही शिक्षा का कार्य है, सही और गलत की पहचान करना। तो जब आप आत्मावलोकन कर रहे होते हैं तो आत्मावलोकन करने पे आपकी आत्मा आपको कभी भी गलत नहीं बताएगी। वो आपको बताती है कि आपको जो अधिगम करवाया जा रहा है, जब अध्यापक प्रकरण पढ़ा रहा है, तो जो आपने पढ़े आकलन अधिगम में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये जो आपने पढ़े, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो आ रहा था कि विद्यार्थी कैसे अपने अधिगम का आकलन कर रहा है और स्वयं को ये जवाब दे रहा है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हाँ मुझे प्रकरण आ गया है, जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होता है। तो वहाँ पे आप आत्मदर्शन विधि का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।